सामीन और हाजरीन अस्सलाम वालेकुम। Today we have arranged a seminar about investigation of acid throwing and stop burning for probationer sub-inspectors who are getting training here in Police Training College मुल्तान। तो आज के सेमिनार की इब्तिदा हम अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं और इसके लिए तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगी तसव्वुर अब्बास, कैप नंबर 25 TSI। तसव्वुर अब्बास। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। وأرسل عليهم سيل أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول آمنت بالله صدق الله العظيم. Acid throwing shattered the lives। तेजाब गर्दी एक ऐसा पुरतशद्दुद फेल है और ऐसा एक घिनौना अमल है जिससे हज़ारों जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तेजाब गर्दी एक ऐसा फेल है जो कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ ज़्यादातर सरअंजाम दिया जाता है और उसके बिहाइंड बहुत सारी रीज़न होती हैं। बिहाइंड एवरी एसिड थ्रोइंग देयर इज़ अ स्टोरी ऑफ ट्रॉमा, पेन एंड सर्वाइवल। इसी हवाले से हमने आज अपनी एक पूरी टीम को यहाँ पर इनवाइट किया हुआ है। जो हमारे पास सबसे पहले एक केस फाइल है जो कि एसिड थ्रोइंग का ही एक केस है, जिसमें सबसे पहले हम अपने एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हम बुलाएंगे और साथ ही हमारे पास यहाँ पर विक्टिम भी हैं जो कि इस तरह के हादसे का शिकार हुए हैं, उनकी क्या फीलिंग्स थी वो आपसे शेयर करेंगे। साथ ही साथ हमने PFSA से हमारे फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अजहर, उनको हमने इनवाइट किया हुआ है जो आपको क्राइम सीन मैनेजमेंट और एविडेंस कलेक्शन पर आपको ब्रीफ करेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्रोसिक्यूटर्स भी हैं जो कि आपको इसके जो तफ्तीश के दौरान जो लेकुनाज होते हैं, जो फॉल्ट्स होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान होते हैं, उसके हवाले से आपको तफसीली डिस्कशन करेंगे और आपको इसके बारे में बताएंगे। और इसके साथ साथ हमने एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट भी यहाँ पर इनवाइट की हुई हैं, मैडम मुनीज़ा, जो कि आपको साइकोलॉजिकल जो एक विक्टिम जिस ट्रॉमा से गुजर रहा होता है उस पर क्या नफ्सियाती तौर पर उस पर असरअंदाज होती हैं चीज़ें और किस तरह से उसके सर्वाइवल के दौरान माशरे में लोगों को फेस करते हुए वो किस तरह की मुश्किलात को का शिकार होते हैं, इस हवाले से वो आपको तफसीली इस पर आपके साथ डिस्कशन करेंगी। तो आइए आज का हमारा ये जो सेमिनार है इसको बाकायदा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके लिए मैडम तैयबा रियाज को दावत दूंगी कि वो यहाँ पर आए और एसिड थ्रोइंग के हवाले से जनरल अवेयरनेस दें आपको और एक ब्रीफ सा शॉर्ट सा आपको इसका इंट्रोडक्शन देंगी मैडम तैयबा रियाज, सब इंस्पेक्टर। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ तैयबा रियाज, सब इंस्पेक्टर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान।
आप लोगों को वी वेलकम यू ऑल टू द एसिड थ्रोइंग इन्वेस्टिगेशन सेमिनार। जैसे कि आपको मैडम ने बताया है कि हमारे पास एक पूरी टीम है जो कि आपको बताएगी कि क्या आईओ है, क्या आईओ ने क्या क्या उसमें केसेस में किया, स्टेप्स क्या क्या होते हैं, विक्टिम हैं जो आपको बताएंगे इमोशनल ट्रॉमा से रिलेटेड। तो उससे पहले कि आप उनके बारे में पता करें, मैं आपको एक पहले इंट्रोडक्शन करा दूं कि हम जो एसिड थ्रोइंग इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात कर रहे हैं आज के दिन, तो उसमें ये एसिड अटैक्स होते क्या हैं, एसिड थ्रोइंग होती क्या है, ये किस लिए होती है, क्या होता है, इसका जो है ना मैं आपको बता दूं, एक ब्रीफ बता दूं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिड अटैक्स होते क्या हैं, एसिड अटैक क्या है, इसका क्या मतलब है, इसमें क्या होता है। बेसिकली एसिड अटैक जो है वो सबसे ज्यादा ब्रूटल फॉर्म ऑफ वायलेंस है कि इसमें जो है कोई भी कोरेसिव मटेरियल में सिर्फ एसिड ही नहीं, कोई भी कोरेसिव मटेरियल, कि आप इसमें मिट्टी का तेल भी ले सकते हैं, अमोनिया भी ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिनका केमिस्ट्री का बैकग्राउंड होगा उन्हें पता होगा कि ये एसिड्स कितने खतरनाक हैं। तो ये तमाम एसिड्स को यूज करते हुए कि कोई भी जो मुल्जिम है वो किसी दूसरे की जिंदगी, उसका बुनियादी मकसद उसको मारने का नहीं होता, उसका जो एसिड थ्रोइंग में जो बुनियादी मकसद है वो है कि उसको डिसफिगर कर देना, डिसशेप कर देना। किसी पे आप तेजाब फेंकते हैं तो ये 100% तो उसकी डेथ नहीं होती ना, लेकिन उसका जो है डिसफिगर हो जाती है, उसकी वो एक साइड जल जाती है। तो उसके लिए ये होता है कि उसका जो मुल्जिम होता है उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जब तक वो जिंदा रहे एक मुसलसल अजियत का शिकार रहे, एक मुसलसल सफरिंग होती है। कि आप देख रहे होते हैं कि क्रोजिव मटेरियल जब आपके पास रहता है कि आपका 30% अगर हो जाए, 30% अगर जल जाए क्रोजिव मटेरियल से, तो 30% के बाद डेथ हो जाती है। उसका मकसद नहीं होता मुल्जिम का, लेकिन मुल्जिम का असल मकसद उसको डिसफिगर करना, डिसशेप करना, उसकी आज़ा ख़त्म कर देना, खूबसूरती को ख़त्म कर देना, क्योंकि ये रिवेंज के तौर पे होता है, खूबसूरती को ख़त्म कर देना। इस पॉइंट पे होता है कि उसको डिसफिगर कर देते हैं। कि एसिड अटैक में अब आप देख लें कि एसिड अटैक है कि इंटीमेट फॉर्म ऑफ टेररिज्म। क्या टेररिज्म की इंटीमेट फॉर्म है, ब्रूटल फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है, और ये वो तशद्दुद है जो कि डोमेस्टिक सतह पे हो रहा होता है। इसको आप वो तशद्दुद कह सकते हैं जो आपका डोमेस्टिक सतह पे होता है। एसिड अटैक को आप कहते हैं कि वाइट्रल अटैक, एसिड थ्रोइंग, वाइट्रलेज, ये एक वायलेंट असॉल्ट होता है कि जिसमें आप एसिड फेंकते हैं, क्रोजिव मटेरियल होता है कि जिसका इंटेंशन जो होता है वो डिसफिगर करना, टॉर्चर करना और किल करना। किल बाद में आ जाता है कि बेसिक इंटेंशन आपका डिसफिगर करना है। फिर एसिड अटैक में आप इसका प्रीडोमिनेंट अटैक होता है, इसमें डिफरेंट एसिड्स आपको मैंने बताया कि होते हैं कि जिस्म के हिस्सों पे, या ज्यादातर जो है वो चेहरे पे। जो भी मुल्जिम होते हैं उनकी नफ्सियात यही होती है कि उन्होंने चेहरे को खराब करना है, बाकी जिस्म के हिस्से भी उसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली जो आपका वो उनका मकसद होता है कि चेहरे को डिसफिगर कर देना, कि जब तक जिंदगी भर रहें वो अपना चेहरा देखते हुए डरें, उनको दिल ना करे अपना चेहरा देखने का, कि जो एसिड अटैक के विक्टिम्स है इस हद तक खराब हो जाए कि आप देख ना सकें, अपने शीशे में आपका दोबारा चेहरा देखने का दिल ना करे, एक फिजिकल सफरिंग रहे कि ये जो एसिड अटैक था इसके बाद मेरे साथ ये हालात हो गए हैं, एक मुसलसल अजियत का शिकार रहे। उसके लिए उसका असल मकसद होता है। मारना उसका बाद में आ जाता है, मारने में उसकी कुछ इंजरीज ऐसी हो जाती हैं जिससे डेथ वाकया हो जाती है, लेकिन उसका मेन मकसद मारना नहीं होता। हमारे जो जिस्म है उसमें अगर 30% भी आपकी स्किन जल जाए तो उसके बाद अल्टीमेटली डेथ की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि 30% जब आपकी स्किन जल जाती है तो उसके बाद आपकी स्किन की एक बिल्कुल एंड की लेयर बाहर आ जाती है। जब एंड की वो लेयर बाहर आती है तो उसमें फिर आपके पास इन्फेक्शन होने का, डिफरेंट तरह के अटैक्स होने का, आपका इम्यूनिटी लो हो जाती है। उस पॉइंट पे फिर अल्टीमेट भी इन्फेक्शन से उसका खराब हो जाती है, दाने वगैरह बन जाते हैं, उसके बाद अल्टीमेटली इन इंजरी से डेथ होने का चांस होता है। तो अब तक हम ये देख रहे थे कि एसिड अटैक होता क्या है, इसका मकसद क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है। ये आपका बेसिक अभी मैंने आपको सब बता दिया कि एसिड अटैक क्या होता है। अब अगली हम बात करते हैं कि एसिड अटैक तो हो गया, बात होगी कि एसिड अटैक होता क्या है।
नेक्स्ट हम अगली बात ये करते हैं कि हु आर द विक्टिम्स ऑफ एसिड अटैक। विक्टिम्स कोई भी हो सकते हैं। आप ये ना कहें कि सिर्फ और सिर्फ खवातीन विक्टिम होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खवातीन, मर्द, बच्चे, कोई भी इसका तेजाब गर्दी का शिकार हो जा सकते हैं। और इसमें भी कोई इसकी बिला इम्तियाज, कोई भी आपकी नस्ल से हो, कोई भी उम्र हो, कोई भी आपका कल्चर हो, एजुकेशन हो, कोई भी जॉब हो, कोई भी मैरिटल स्टेटस हो, इसमें बिला इम्तियाज कोई भी विक्टिम हो सकता है। कोई भी ऐसे मसाइल आ जाते हैं तो उसमें विक्टिम बन सकते हैं। जो बच्चे घर पे होते हैं, किसी के घरों में काम भी कर रहे होते हैं, वो भी इस किस्म के अटैक का शिकार हो सकते हैं। कि मतलब स्टोव बर्निंग में, डोमेस्टिक वायलेंस में बच्चे जो घरों में काम कर रहे होते हैं, वो भी चूल्हा जलाते हुए, चूल्हे का इस्तेमाल करते हुए, इसमें उनको भी जलने का खतरा होता है, या किसी तरह वो उन पे तेल गिर जाता है, या अक्सर मालिकान भी कह देते हैं तो कि आप जाके ये मिट्टी का तेल ले आए, तो उसमें जो है मिट्टी का तेल लाने में बच्चों को एहतियाती तदाबीर नहीं पता होती, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का। या फिर जो बच्चों के वालिदैन का आपस में झगड़ा रहता है, उन झगड़े में भी कहीं ना कहीं वालिदैन के साथ साथ बच्चे भी सफर कर रहे होते हैं। तो बच्चे भी हो सकते हैं, मर्द भी, औरतें भी। लेकिन बिलखसूस जो इसमें विक्टिम्स आप कह सकते हैं, जो केसेस हैं, वो मोस्टली केसेस जो हैं वो खवातीन के होते हैं। लंदन बेस्ड जो चैरिटी एसिड सर्वाइवर ट्रस्ट है, उसके हिसाब से जो 60% एसिड अटैक्स हुए हैं वो खवातीन पे होते हैं। क्योंकि खवातीन को असॉल्ट करना ज्यादा आसान होता है, उनकी फैमिलीज आगे परसू नहीं करना चाह रही होती, उनको सपोर्ट की ज्यादा, इमोशनल सपोर्ट की ज्यादा जरूरत होती है, तो उसमें वो असॉल्ट इजीली उनको असॉल्ट कर लेते हैं। तो इस वजह से जो 60% एसिड अटैक्स हैं वो खवातीन पे हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम जिक्र करें हैं विक्टिम्स ऑफ एसिड अटैक्स का। अब विक्टिम का लफ्ज खत्म कर दिया गया, हम विक्टिम की बजाय इनके लिए सर्वाइवर का वर्ड यूज करते हैं कि जिन्होंने ये केस देखा उसको विक्टिम नहीं कहा जाएगा बल्कि सर्वाइवर्स कहा जाएगा। आगे मैं जहां कहीं भी सर्वाइवर्स वर्ड यूज करूं तो आपके माइंड में क्लियर हो कि वो विक्टिम ही है, लेकिन हम उनको विक्टिम कहेंगे नहीं, सर्वाइवर कहेंगे। एक इमोशनल सपोर्ट देने के लिए, उनके साथ एक अपना ट्रस्ट फील कराने के लिए कि हम उनकी इस ट्रॉमा को फील करते हैं, हमें सारा आइडिया है, इसलिए उनको एक ये सर्वाइवर का वर्ड दिया गया है कि हम इमोशनली आपके साथ उतने ही अटैच हैं जितनी आप पेन और सफरिंग फील कर रहे हैं, हम भी आपके साथ इस लेवल पे ये चीजें फील कर रहे हैं। अब बात हो जाती है कि व्हाई एसिड अटैक आर कॉमन, क्यों होते हैं। अब तक हमने ये देख लिया कि ठीक है ये एसिड अटैक होता है, ये हमारे पास विक्टिम है। ये एसिड अटैक कॉमन क्यों है? कॉमन मतलब किस तरह ये इतना, इनकी रेशो, इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है। तमाम लोग जहां बैठे हुए, जो लोग भी बैठे हैं, उनके दिमाग में यही सवाल आता है ना कि इतना अगर है, इतनी ज्यादा, तो ये क्यों हो रहा है। तो इसकी वजूहात जो है उसमें सबसे ज्यादा यही है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब भी किसी के जहन में किसी के लिए कोई बदले का या नेगेटिव थॉट आती है कि हमने जो है ना, नेगेटिव थॉट है कि हमने इस बंदे से इस पॉइंट पे बदला लेना है, तो वो कहते हैं कि मैंने इससे बदला लेना है लेकिन मैंने इसको मारना नहीं है, इसको इस तरह करना है कि ये पूरी जिंदगी जो है सफर करे। तो उसमें वो यही सोचते हैं, उसके लिए इजीली क्या चीज अवेलेबल होती है। पाकिस्तान में आप आराम से देखें तेजाब कितने आराम से मिल जाता है। आप अगर देखें तो 16 to 25 रुपीस का जो है वो पर लीटर आपको तेजाब मिल रहा है, हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। कोई पूछ नहीं रहा कि ये बंदा क्यों तेजाब लेके जा रहा है, इसका क्या है। हम अपने घरों में देखें तो हम अपने घरों में वॉशरूम क्लीनिंग तक के लिए जो है वो तेजाब यूज हो रहा है, और आप किसी को भी लेने भेज दें, ये आप लोग खुद एक्सपीरियंस भी करके देख लें कि आप किसी को भी लेने भेज दें, इवन आप अपनी मेड को भी कहें ना 100 रुपया पकड़ा दें और जी जाएं तेजाब लेके आए, अब वो दुकान पे जाके लेके आ जाएगी। दुकानदार नहीं पूछेगा कि बीबी तुम ये जो तेजाब लेके जा रही हो कहाँ करोगी। तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पाकिस्तान में, इस वजह से इजीली अवेलेबल होता है, मार्केट में अवेलेबल है, प्राइस इतनी लो है। किसी ने बदला लेना है तो उसके पास अगर अवेलेबिलिटी, पैसों की भी कमी है और फिर भी उसने अपना बदला पूरा करना है, तो वो इजीली इसकी तरफ जाता है कि आराम से मार्केट में मिल रहा है, प्राइस भी कम है, इसके जरिए जो वो अपने नेगेटिव थॉट्स और इंटेंशंस है ना उनको पूरा कर लेते हैं। फिर जो इसका आगे देखें कि इसकी लीगली कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने
खरीदने पे या बेचने पे किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोई भी खरीद लेता है, कोई भी बेच देता है, ऐसा कोई लीगली कोई फ्रेमवर्क नहीं है पाकिस्तान में जो इसके बारे में डील कर सके। आराम से फार्मेसीज पे आप जाएं, आपको आराम से मिल जाते हैं। आप किसी गोल्ड स्मिथ की दुकान पे, रिपेयर की दुकान पे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें तेजाब यूज हो रहा होता है, वो उसको कामों में यूज बेशक कर रहे होते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी इजीली है। कोई लॉ अभी तक कोई ऐसा लॉ नहीं बना जिसपे लीगल इम्प्लीकेशंस जो है ना बहुत ज्यादा है। कोई इम्प्लीमेंट कोई इस तरह नहीं है कि आपने खरीदना है तो आपके पास कोई आप जाके कोई प्रिस्क्रिप्शन दिखा सकें कि जी मैं ऑथराइज्ड हूं, मैं ये खरीद सकता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इसके लिए जो खरीदो फरोख्त है आसानी से है, और इसी वजह से पाकिस्तान में एसिड अटैक्स बहुत ज्यादा कॉमन है। फिर एसिड अटैक्स क्यों यूज होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी एसिड अटैक होता है तो जो फेंकने वाला होता है उसका मकसद कहीं भी मारना नहीं होता। उसका मकसद ये होता है कि मैंने इसको लॉन्ग लास्टिंग कोई फिजिकल डैमेज देना है, कोई इमोशनल ट्रॉमा देना है। आप देख लें जब भी एसिड अटैक्स की बात होती है, हम आगे रीजंस में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रीजंस है, लेकिन उसमें रीजंस जो होती हैं उसमें वही वजूहात बदला लेना ही होती है। ये इमोशनल ट्रॉमा आता है तो उसमें वो कहीं उसका मकसद मारना नहीं होता, वो सिर्फ इसको वो चाहते हैं कि उनकी नफ्सियात भी यही होती है, जिन्होंने फेंका होता है उनकी यही नफ्सियात होती है कि हमने अगर इनको फेंका है ना तो ये सारी जिंदगी हमें याद करते रहे, जब जब उस तकलीफ से गुजरे तो उन्हें हमें याद आ रहा हो, एक पूरी रिवाइव हो जाए। क्या आप कहते हैं ना थोड़ा सा भी आपको इंसिडेंट रिवाइव करवाया जाए तो वो आप उसको पूरा ट्रॉमा जो है ना आपके साथ रीबिल्ड हो जाता है कि आप हर चीज उसको रीबिल्ड करने लग जाते हैं। इस पॉइंट पे उनका सिर्फ मकसद ये होता है कि ये बंदा हर वक्त उस तकलीफ से गुजरे और इसको मैं कभी भूलूं ना। तो उनका मकसद कोई मौत नहीं होता, कोई मारना नहीं होता, सिर्फ ऐसी इंजरीज देना हो मकसद होता है कि उससे मौत वाकया ना हो और सारी जिंदगी एक बंदा आप तकलीफ से तड़पता रहे और उसको याद रहे कि मेरे साथ ये ट्रॉमा हुआ था। फिर है एसिड अटैक्स आर यूज्ड। अब मैं आपको जैसे हम बात कर रहे थे कि रीजंस क्या हैं, रीजंस में आखिर एसिड अटैक्स एक फैक्टर होते हैं, कोई वजूहात भी होंगी कि किस वजह से होते हैं, तो उसकी हम ये ब्रीफ रीजंस देख लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रीफ रीजंस हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग इंटीमेट रिलेशनशिप्स एंड सेक्सुअल रिजेक्शन। कि बिरादरी सिस्टम होता है, आपसी उनके झगड़े होते हैं रिश्ते देने पे, किसी ना किसी इंटीमेट रिलेशनशिप पे कि आप हमारा वट्टा सट्टा कर लें या इसके साथ इसका रिश्ता कर लें, बिरादरी कहती है आप इसके साथ ना करें। इस पॉइंट पे कोई अगर एक दूसरे से रिश्ते से इनकार कर देता है तो वो लोग एक लड़का करे या लड़की करे तो उसको तेजाबगर्दी का निशाना बना देते हैं ताकि ये चीज उसको सारी जिंदगी के लिए याद रह जाए। ठीक है। फिर सेक्सुअल रिजेक्शन कोई भी इसी तरह का होता है, कोई अगर उसने कोई सेक्सुअल फेवर मांगिया अगर नहीं दी किसी लड़की में तो वो लड़का उस पर तेजाबगर्दी करता है। फिर ये तमाम रेशल मोटिवेशंस, रेशल मोटिवेशंस में आपके पास नस्ली इम्तियाज आ जाता है, मुख्तलिफ कौमियत के लोग होते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि हम कितनी कौमियत में नस्ली इम्तियाज में चल रहे हैं, बलोची सिंधी हमारी नस्ल के हिसाब से बड़ी चीजें डिफर करती हैं। फिर डिफरेंट कल्चर्स में जब इंटर मैरिजेस होती हैं तो इंटर मैरिजेस तो हो जाती हैं कुछ रिलेशनशिप्स की वजह से, लेकिन बाद में फिर उनके मोटिवेट में आप फिट इन नहीं हो पा रहे होते फैमिली में, तो वो फिर इस तरह के जो है ना इनको मोटिवेट बना के फैमिली हो या बिरादरी हो वो बर्दाश्त नहीं कर रहे होते। फिर सेक्सुअल रिलेटेड जेलसी एंड लस्ट, उसमें आप देख लें इस किस्म की कोई जेलसी आ जाती है। फिर सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मोटिवेशन। रिलीजियस मोटिवेशंस में आपको पता है कि हम इतने शिद्दत पसंद होते जा रहे हैं कि हमारी टॉलरेंस खत्म हो जाती है, हम सिर्फ अपनी मर्जी की बात सुनते हैं, हम अगले की बात सुनना पसंद ही नहीं कर रहे होते। हम कहते हैं कि अगर इसने कह दिया तो ये गलत कह दिया, हम जो कह रहे हैं हम अपनी बात पे फतवा देने पे तैयार हो जाते हैं। तो इस वजह से टॉलरेंस की कमी पे अगर आपके रिलीजियसली सेग्रीगेशन आ जाती है, आपको नहीं समझ आ रहा होता, तो उस पॉइंट पे भी जो आप तेजाबगर्दी का लोगों को शिकार कर देते हैं। सोशली आपका किसी के साथ कोई मसला हो जाता है, सोशली आप उसको नहीं पसंद कर रहे होते, तो हम टॉलरेंस की कमी की वजह से हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि हम एज ए सोसाइटी तेजाबगर्दी का उसको
शिकार कर देते हैं। फिर पॉलिटिकल, हम पॉलिटिकल मोटिवेशंस में अब देखते हैं कि दो ऑपोजिट पार्टीज होती हैं, वो उनको एक दूसरे से जब इख्तलाफ कर रही होती हैं तो उस पॉइंट पे वो एक दूसरे पे सिहाई फेंक देती हैं। ये हमने बहुत सारे वाकयात सुने हैं कि असेंबली में आपस में दो पॉलिटिशियंस की जो है बहस हो गई तो मारपीट तक नौबत चली जाती है। लेकिन उसके बाद जब आप इसको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ले जाएंगे तो दो ऑपोजिट पार्टीज तेजाब गर्दी का शिकार कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास गैंग वायलेंस एंड राइवलरी आ जाता है कि गैंग वायलेंस के जो बरादरी सिस्टम में वायलेंस हो रहा होता है वो मिलके गैंग्स बनाए होते हैं, उनकी जो आपस में दुश्मनी होती है, एक कबीले की दूसरे कबीले के साथ दुश्मनी होती है, उसके पॉइंट पे भी अगर एक इनकार कर दे किसी वजह से तो दूसरे को तेजाब गर्दी का शिकार कर दिया गया जाता है। उसके बाद अटैक्स अगेंस्ट माइनॉरिटीज, अकलियतों के खिलाफ जो हमले होते हैं उसमें भी तेजाब गर्दी का आ जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि तेजाब में आपके पास सिर्फ तेजाब नहीं आ जाता, कोई भी कोरेसिव मटेरियल, मट्टी के तेल से भी आप आग लगाने की कोशिश करेंगे तो वो भी तेजाब गर्दी में आ जाएगी। तो उसमें जो है जैसे कि अगर आप देखें जो घरों को आग लगा देते हैं उनके खिलाफ भी एटीएम में ही केसेस होते हैं। तो ये वो तमाम अटैक्स भी जो माइनॉरिटीज के खिलाफ होते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते अकलियतों का, टॉलरेंस की एज ए सोसाइटी हमारी कमी होती जा रही है। फिर आगे है कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर लैंड ओनरशिप, फार्म एनिमल्स, हाउसिंग एंड प्रॉपर्टीज। जमीन के तनाजों में भाई भाई के झगड़ों में भी आप देख लेते हैं कि तेजाब गर्दी का वो शिकार हो जाते हैं। इवन अगर जिम्मेदार अपने मज़ारों के ऊपर भी तेजाब गर्दी कर देता है, कोई पानी सही नहीं लगाया, कोई बीज सही नहीं बोया, कोई छोटी सी भी ऐसी काम किया है जिसकी वजह से कोई नुकसान होने का खदशा है, तो उसमें जो है आपका वो तेजाब गर्दी का जो जमीन के मालिक हैं वो कर देते हैं, झगड़े की बिना पे तेजाब गर्दी का शिकार कर देते हैं। उसके बाद है रिवेंज फॉर रिफ्यूजल ऑफ सेक्सुअल एडवांसेस, प्रपोजल्स ऑफ मैरिज एंड डिमांड्स ऑफ डॉरी। इसमें ये है कि आप मोस्टली आप खबरें भी देखें तो खबरों में भी आपके पास यही होता है कि रिश्ता देने के इनकार पे, जितनी आप लोगों ने खबरें सुनी होंगी यही होता है ना कि रिश्ता देने के इनकार पे लड़के ने लड़की पे या लड़के के घर वालों ने लड़की के घर वालों ने, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। सेक्सुअल एडवांसेस में आपको पता है सेक्सुअल फेवर्स में अगर उसने कोई नई फेवर दी तो वो लड़का लड़की पे, इस तरह के डिफरेंट सिनेरियोज में भी तेजाब गर्दी आ जाती है। फिर आपके पास आ जाता है डिमांड्स फॉर डॉरी। सॉरी टू से हम आजकल शादियां नहीं करते, बिजनेस डील्स करते हैं। बिजनेस डील्स होती हैं, आप लोग देखते हैं, आप लोग तमाम लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, बिजनेस डील्स होती हैं। सबसे पहले देखा जाता है कि जी लड़की के माँ बाप हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, जहेज में क्या दे सकते हैं, उसके बाद आगे है। उसके बाद हम उसी तरह आप उसके काउंटर पार्ट में आए तो आप देखते हैं कि लड़के का क्या जॉब है, कितनी उसकी इनकम है, वो इतनी इनकम होगी तो हम तो लड़की देंगे। तो हमने जो अपने जहेज देने का म्यार और बड़ी मतलब लड़के से जो मुज़ाकरात है उसका म्यार बहुत अप कर दिया, स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो गए हैं। बिजनेस डील्स हैं कि आप इतनी चीज यहाँ, अब वो जो पहले के सिस्टम्स में होता था कि आप लोग आए, आगे कॉम्प्रोमाइज में शादियां चलती थी, वो कोई कुछ ही रह गई हैं। आजकल ये हो रहा होता है बिजनेस डील्स हैं, आपका ये स्टेटस है, मेरा ये स्टेटस है, हम मिल जाएंगे तो हमारा स्टेटस इंक्रीज हो जाएगा। तो उसी हिसाब से भी जहेज का भी ये स्टैंडर्ड है। आप लोग इसको ये ना समझें कि मैं अलग बातें कर रही हूँ, ये सब ऐसे ही चल रहा है। आप खुद लोग तमाम लोग माशाल्लाह से हो, अब इस वक्त सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हो, जब किसी का रिश्ता लेने जाओगे ना तभी भी यही पूछा जाएगा कितना कमाते हो, और सब इंस्पेक्टर भी हो तो यही पूछेंगे कि कौन सा बेसिक स्केल आपका कौन सा। उसके बिना बेटा मेरी बात सुनो, एक दिन ये सब इंस्पेक्टर का रैंक घर रख के किसी का रिश्ता मांगने चले जाओ, मैं गारंटी देती हूँ वो कभी भी नहीं देंगे, गारंटी देने को तैयार, वो माँ बाप भी नहीं देंगे आपका रिश्ता। तो बिल्कुल हमने जो स्टैंडर्ड्स है ना जहेज के, वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। आप जहेज के स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए हैं, अब शादियां तो फिर भी हो रही हैं, तो वो जब स्टैंडर्ड्स मीट अप नहीं होते उनके, वो फिर बहू ले तो आते हैं तो फिर उसके इस किस्म के वाकयात होते हैं कि जहेज ना देने पे चूल्हा घर का फट जाता है, सिलेंडर फट जाता है।
तो उसमें वो सारा फिर जहेज ना देने का वो सारा जो है ना पूरा कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कोई ऐसी बातें नहीं है, हम आम रूटीन की खबरों में ये सब बातें सुनते हैं। हमारी खबरों में भी यही आ रहा होता है कि जहेज ना देने पे, रिश्ते के इनकार पे ये तमाम वाकयात हो जाते हैं। अब आगे हम चलते हैं, मोटिवेशन बिहाइंड एसिड अटैक्स। अब मोटिवेशन देख लेते हैं। आपको मैंने बता दिया कि डिफरेंट रीजंस हैं, इसमें भी डिफरेंट रीजंस हैं कि मैरिज इश्यूज हैं, इलिसिट रिलेशंस हैं, अदर्स हैं, प्रॉपर्टी के हैं, ओल्ड एनिमिटी है। लेकिन आज तक हमारे सबसे ज्यादा एसिड अटैक्स की जो रीजंस हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस ही रहा है। अब आप जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में देख लें, 2009 में 10 था, फिर 6 हो गया, 11 में 8, 12 में 23, 13 में 22, फिर 26 और फिर 15 में डिक्रीज हो रहा है। कि पहले इंक्रीजिंग ट्रेंड था, अब डिक्रीजिंग ट्रेंड है। ये मैं आगे जाके आपको इसकी रीजन बताऊंगी कि क्यों अब इसका डिक्रीजिंग ट्रेंड है। अभी हम देख लेते हैं। इस तरह आप देखें ओल्ड एनिमिटी में, वो पुरानी दुश्मनी में भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी में कहीं 1, 2 हैं, फिर इलिसिट रिलेशंस में 6 आ जाते हैं, मैरिज इश्यूज में 9, 18, 11 इस तरह चल रहे हैं। लेकिन हम जो मेन इश्यूज है, मेन इसकी वजह अभी तक हम डोमेस्टिक में जा रहे हैं। डोमेस्टिक में तजाबगर्दी सबसे ज्यादा है। क्यों है? हालांकि डोमेस्टिक में अगर देखा जाए तो अपने आपस के घर वाले ही रह रहे होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में जितना आप देख लें वो मियाँ बीवी का ही है। ज्यादातर हालात इसीलिए खराब होते हैं कि एज ए सोसाइटी हमारे अंदर अब टॉलरेंस खत्म हो गया। बिल्कुल छोटी छोटी बात का जिसको हम अगर बाद में बैठ के सोचें तो खामोशी से वो चीजें टैकल हो जा सकती थी, लेकिन हम छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े झगड़े कर लेते हैं। आदमी आपा खो देता है, उसमें वो गुस्से में आके बीवी को कभी मिट्टी का तेल छिड़क देता है, कभी तेजाब। इस किस्म के जो वाकयात हैं, कोई छोटे से शक की बिना पे उसको कहीं लगता है कि इससे हंस के बात कर लिया तो जी इसके साथ इसका अफेयर होगा बीवी का, तो वो इसमें वो मेंटालिटी जो है ना वो उसमें हिसाब में आ जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। ये एसिड अटैक्स जहां भी होते हैं वो बैकग्राउंड वाइज सोसाइटी वो कम होती है, तो वो छोटी छोटी बातों को ईगो का मसला बना लेते हैं कि रिश्ता नहीं देने पे, वटे सटे पे, ये बड़ी छोटी सी माइनर सी बातें होती हैं कि ठीक है आप अपने घर रह लें, हम अपने घर रह लेंगे, आपने अगर नहीं रिश्ता देना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन वो इस चीज को जो है ना ईगो का मसला बना लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे जो है ना मैरिज इश्यूज में आ जाते हैं, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। चलें नेक्स्ट हम देखते हैं एसिड अटैक्स इन पाकिस्तान। बदकिस्मती से पाकिस्तान में अभी तक कोई ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हमें नहीं मिली। कोई भी स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एसिड सर्वाइवर फाउंडेशन पाकिस्तान के हैं। उन्होंने अपना डाटा कलेक्ट किया, अपना उनका फाइल अप किया हुआ, उसके थ्रू जो हमें स्टैटिस्टिक्स मिली हैं, और ये भी नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक्टिव हैं, डाटा कलेक्ट कर रही हैं। पाकिस्तान का ऑफिशियल कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। अभी जो मैंने आपको डाटा बताया, मैंने आपको दिखाया था कि 2012 से 14 में एक सब्सटेंशियल इंक्रीज था, 15 तक इसमें डिक्रीज था, उसके बाद 15 के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये कम होना शुरू हुआ। कम होने की वजूहात मैं आपको बताऊंगी बाद में कि कौन कौन सी हमारे लीगल फ्रेमवर्क से, वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। लेकिन अभी इस लेवल पे आप ये देखें कि 2015 तक सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो एरिया आप कह लें वो पंजाब है। देख लेना, ये एक सरप्राइजिंग सा फैक्ट है। वैसे जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो पंजाब है वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, पंजाब बाकी सूबों की निस्बत बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। जबकि एसिड अटैक्स में देखें तो 85% केसेस पिछले 10 सालों में जो है ना पंजाब के हैं। अब पंजाब के क्यों हैं, ये भी तो एक रीजन हमने खुद ही फाइंड आउट करनी है कि क्यों है पंजाब के। पंजाब के केसेस इसलिए ज्यादा हैं कि जितनी पंजाब में है ज्यादातर लोग काश्तकारी से, उनका जो पेशा है वो काश्तकारी से रिलेटेड है। काश्तकारी के लिए भी जो बीज यूज करते हैं उनकी के लिए ऊपर भी एसिड ही यूज होता है। वो एसिड उनको इजीली अवेलेबल होता है। खवातीन होती हैं घर में, खवातीन को अपने राइट्स का नहीं पता होता, या किसी भी और आदमी के साथ किसी छोटी सी बात पे झगड़ा भी होता है तो वही उसी तेजाब को इस्तेमाल करते हैं
और उसको उसी वक्त उससे बदला ले लेते हैं और अपना मनफी अपने इरादे पूरे कर लेते हैं। तो उसमें जो है, और फिर दूसरी बात, पंजाब में 60 to 70% जितना टेक्सटाइल कंपनीज हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज हैं, वो भी पंजाब में ही है। पंजाब उस वजह से फिर इसमें तेजाब गर्दी की जो रेशो है वो बहुत ज्यादा है। अब आ जाते हैं एसिड अटैक इन पाकिस्तान। देख लें, मैं आपको, और उसमें सबसे ज्यादा बदकिस्मती आप हमारी ये देख लें कि ये जो केसेस मैं आपको बता रही हूँ ये रिपोर्टेड केसेस हैं, और ये सिर्फ 1/3 रिपोर्ट और रजिस्टर्ड होते हैं। 2/3 वो केसेस होते हैं जो कि किसी को रिपोर्ट भी नहीं किसी ने किए होते और वो रजिस्टर्ड भी नहीं होते। वो जिसे कहते हैं कि घर, वो लोग कहते हैं शर्मिंदगी से कि घर की बात आप घर के अंदर ही रख लें, उस वजह से भी जो वो केसेस हैं वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। अब देखिए 2013 में आप देखिए हमारे पास जो रजिस्टर्ड केसेस थे वो 69 थे, 2014 में बढ़ रहे थे 75 थे, 15 में फिर कम हो गए 58 हो गए, 16 में फिर इंक्रीज हुआ एक 17, फिर 17 में हमारे पास 52 केसेस के थे, 18 में हमारे पास 74 और फिर 2019 में हमारे पास 62। अब अगर आप ये साथ में एक मैंने पिक्चर भी ऐड की है, अगर आप इसको देखें तो हमारे पास 85%, 15 के बाद 85% इसमें इन डिक्रीज आया। इसका एक डिक्रीजिंग ट्रेंड है, जो कि पिछले डिकेड में इसका इंक्रीजिंग ट्रेंड था। अब जो नेक्स्ट डिकेड है उसमें इसका डिक्रीजिंग डिकेड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि डिफरेंट सिविल सोसाइटीज ने, गवर्नमेंट ने मिलके लॉज बनाए हैं, अमेंडमेंट हुई है, उस वजह से जो है ना इसको उसके, क्योंकि जुर्माने बढ़े हैं, सजाएं बढ़ी हैं, तो जो है मुल्जिम के ऊपर सख्ती हुई है। पहले इसकी ट्रायल आम कोर्ट में होता था, अब इसका ट्रायल जो है वो एटीए में होता है, जरा स्पीडी ट्रायल होता है। तो उस वजह से जो है ना स्पीडी ट्रायल की वजह से कन्विक्शन रेट भी इंक्रीज हो गया है। तो इस वजह से 85% जो है वो इस एसिड अटैक्स में डिक्रीज हो रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि अब हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि लीगल फ्रेमवर्क बहुत, क्योंकि लॉस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लॉस थे नहीं, उसकी वजह से एसिड अटैक्स बहुत ज्यादा हो रहे थे। पाकिस्तान में 2011 तक किसी भी तरह का कोई एसिड बर्न रिलेटेड, कोई क्राइम से रिलेटेड कोई लॉ नहीं था 2011 तक किसी भी तरह का। उसके बाद 2009 में डोमेस्टिक के वायलेंस के लिए प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट आया था, और उसमें भी जो आपको वो जो एक्ट भी आया था उसमें भी सजाए मौत का जिक्र नहीं था, सजाएं बहुत मिनिमम सी थी। तो लोग इसको डोमेस्टिक वायलेंस को बहुत आराम से समझते थे कि मिनिमम सजाएं, अगर हो बाद में केस रजिस्टर भी हो जाता है तो क्या हुआ, सजा तो इतनी कम है, हम आराम से हैंडल कर लेंगे। तो बहुत कोशिशों की बात है, गवर्नमेंट ने भी, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ने भी, डिफरेंट सिविल सोसाइटीज ने भी, फीमेल पार्लियामेंटेरियंस, क्योंकि अब हर जगह आप देख लें हर जगह फीमेल्स आ रही हैं, तो उन्होंने मिलके बहुत कोशिशों के बाद एसिड एंड बर्न क्राइम प्रिवेंशन बिल बनाया था जुलाई 2010 में, जो कि 2 साल उसके ऊपर मेहनत होती रही थी। 2 साल की बहुत कोशिशों और मेहनत के बाद जो एसिड कंट्रोल एंड एसिड क्राइम प्रिवेंशन बिल जो है वो पास हुआ था 2011 में। और उसमें पास होने के बाद अगर आप उसकी बिल की खसूसियात देख लें तो उसमें डिफरेंट चीजें उन्होंने डिफाइन की थी। जैसे पहले हर्ट डिफाइन नहीं था, डिसफिगरमेंट डिफाइन नहीं थी, वो सारी चीजों को उन्होंने मेंशन भी किया था और डिफाइन भी किया था। और एसिड्स में भी उन्होंने डिफाइन किया था कि कॉमनली अवेलेबल जो डेंजरस सब्सटेंसेस हैं वो होंगे। फिर अमेंडमेंट उन्होंने की थी, लेजिस्लेशन में अमेंडमेंट हुई थी, और डी फेस और डिसफिगर का, जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि वो उनका अटैक ज्यादातर जो है चेहरे पे होता है, कि आप चेहरा जो है किसी तरह इसका खराब कर दें। तो डिसफिगर और डी फेस को ऐड किया गया था सेक्शन 332 पीपीसी में, और जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंजरीज को डील करता है, उसमें ये दोनों ऐड किया गया था। और मजीद 2 सेक्शंस ऐड हुए थे, 336A और 336B। लीगल फ्रेमवर्क में जो है एक अमेंडमेंट ये भी हुई थी कि उससे पहले जो है जो सजा होती थी वो
कुछ सालों की होती थी। इसमें उम्र कैद की सजा कर दी गई थी और जो जुर्माना है वो भी इंक्रीज कर दिया गया था 1 मिलियन तक, और ताकि जो विक्टिम है वो अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर कर सके। जब भी ये डिसफिगरमेंट हो जाती है, कॉस्मेटोलॉजी और ये सर्जरीज जो हैं वो बहुत महंगी हैं। आप किसी के साथ ये इंसिडेंट हो जाए, सर्वाइवर के लिए सर्वाइव करने में सबसे ज्यादा जो मेन पॉइंट ही यही होता है कि आप उसकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज्यादा महंगी है, खुद से आप अफोर्ड नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी। फिर उसके बाद इस लेजिस्लेशन ने बैन किया था सेल पे कि आपने जो खरीदना है ना, वो जो इसकी फरोख्त है वो सिर्फ और सिर्फ जिसके पास लाइसेंस होगा वही शॉपकीपर्स इसको बेच सकेंगे, उसके अलावा कोई खुद से नहीं इसकी फरोख्त कर सकेगा। और अगर वो करने की कोशिश भी करेगा तो इसको जो है 500 से लेकर 100,000 तक जो है रुपीस तक इसकी जुर्माना तक कर दिया गया। पहले सिर्फ 500 जुर्माना था, 500 जुर्माना जिसने 1000 रुपया दिहाड़ी भी कमा लियो वो भी 500 जुर्माना भरने को तैयार हो जाता है कि कल फिर मैं इसको कमा के पूरा कर लूंगा। लेकिन इसको इंक्रीज किया 100,000 तक, और इसमें पहली दफा में 1 साल जेल भी को भी ऐड किया गया। उस वजह से लोगों में के अंदर थोड़ा डर आया, उनको पता चला कि हाँ इसकी सजा भी बहुत ज्यादा हो गई है, अब इसका ट्रायल भी थोड़ा स्पीडी हो गया, तो उस वजह से अब ये एक डिक्रीजिंग ट्रेंड है। अब लीगल फ्रेमवर्क में हमारे पास 2 सेक्शंस ऐड हुए हैं, 336A और 336B। 336A में हमारे पास ये है कि किसी भी तरह से आपके अगर इंटेंशन ऐसा है कि आपने जानते बूझते, आपको पता है कि कोरेसिव मटेरियल है, इससे इतने नुकसानात हो सकते हैं, उसके बावजूद आपने उसको कोशिश की है कि आप अपने मनफी इरादे पूरे कर सकें और इंसानी जिस्म को किसी ना किसी तरह डिसफिगर कर सकें, डिफेस कर सकें, तो ये उसमें जो है ना कोरेसिव सब्सटेंस से उसको नुकसान पहुंचा सकें, तो ये सारा इसमें ऐड हो जाए। इसमें यही है कि बताया गया, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है इसमें यही है कि बताया गया है क्या हर्ट है, कैसे डिस्ट्रॉय करना है, किस तरह ह्यूमन बॉडी पे अफेक्ट होगा, तो उसकी क्या उसमें अब जो जिस्म पे कोरेसिव सब्सटेंसेस है उसको ऐड ऑन करके एक नया सेक्शन में ऐड किया गया। फिर हमारे पास है 336B, इसकी पनिशमेंट फॉर हर्ट है पनिशमेंट आपकी इंक्रीज की गई कि इससे पहले कुछ साल की पनिशमेंट थी, इसको उम्र कैद की पनिशमेंट में कहा गया जो कि 14 साल से लेकर कम नहीं होगी, और इसकी जो कम से कम जुर्माना भी 1 मिलियन रुपीस होगा। जैसे ये लॉ आ गया, ये अमेंडमेंट्स आ गई, उसकी वजह से आप देख रहे हैं इस डिकेड में ये डिक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ हम जा रहे हैं। सिविल सोसाइटी और भी नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज और अपने तमाम गवर्नमेंट के वर्क की वजह से ये कहीं ना कहीं हम डिक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन सर्वाइवर्स, कि जो बाद में सर्वाइवर्स होते हैं उनके ऊपर क्या साइकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो जाते हैं। एसिड अटैक सर्वाइवर बुशरा है लाहौर बेस्ड, उनसे एक बात हुई जब उनसे इंटरव्यूज वगैरह किए गए तो उन्होंने कहा द वर्ल्ड इज ऑलरेडी सो अगली, आई डोंट वांट टू ऐड टू इट्स अगलीनेस। मतलब आप उनके इस बात से उसके इमोशनल ट्रॉमा की कैफियत का अंदाजा लगाएं कि वो खातून किस लेवल पे पहुंच चुकी है। वो कह रही है कि दुनिया ऑलरेडी इतनी गंदी है कि मैं मजीद इसमें कोई अगलीनेस ऐड नहीं करना चाह रही। आप उसकी ट्रॉमा का ये फील करें कि वो अपने आप को अगली कंसीडर कर रही है। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, इंसान के अंदर अपने अंदर हिस्स ये आई है कि आप अपने आप को खूबसूरत समझते हैं और अल्लाह ताला भी खूबसूरती को पसंद करता है। कहा गया है कि आप चीजों में खूबसूरती तलाश करें, तो उसमें वो एक बंदे का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देख लें कि किस हद तक जा चुका है, कि उसमें फिर आप डिफरेंट इम्पैक्ट्स देखें। डीमोरलाइजेशन, उनको लगता है कि हम वर्थलेस हैं, हमारी कोई वर्थ नहीं है, हमारा सोसाइटी में अब कोई रोल नहीं हो सकता, हम खुद को नहीं देख सकते तो सोसाइटी हमें कैसे देखेगी। लैक ऑफ सोशल नेटवर्क, सोशलाइजिंग उनकी खत्म हो जाती है जब उन्हें लगता है कि हम खुद इस तरह के हैं, हम खुद को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, समझते हैं कि हम अगली हैं, तो उस वजह से वो किसी के साथ कोई सोशल नेटवर्किंग ही नहीं करते। बाहर आना जाना, फ्रेंड सर्कल उनका
खत्म हो जाता है। उसके बाद लॉनलीनेस, जाहिर सी बात है जब सोशल नेटवर्क खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट तो आप अकेले रहने की कोशिश करते हैं। जब अकेले रहने की कोशिश करते हैं तो डिफरेंट सोचें, डिफरेंट थॉट्स, वो ट्रॉमा रिवाइव होता रहता है। आप हर चीज बार बार सोचते हैं ना। आपने खुद आप अपने पॉइंट पे भी देखिए, आपने किसी भी चीज को भूलना हो तो आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैंने इस चीज को भूलना है तो मैं अपने आप को और कामों में इंडल्ज कर लूं ताकि मैं बार बार इसके बारे में ना सोचूं, खत्म करूं चीजें। तो वो जब अकेले होंगे तो सब चीजें दोबारा सोचेंगे। फिर इन सम केसेस सोशल डेथ, जब किसी के साथ कोई नेटवर्किंग ही नहीं होगी तो खत्म हो जाएगा ना सब कुछ। उसके बाद है हाई लेवल्स ऑफ एंजाइटी, इन डिफरेंट लेवल्स की एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपके साथ क्या हो रहा होता है। इस तरह के सर्वाइवर्स चीखें मार रहे होते हैं, उठ के बैठ जाते हैं, उन्हें वो ट्रॉमा रिवाइव होता जाता है तो फिर वो बहुत ज्यादा चीखें मारते हैं। फिर जो इसके सर्वाइवर्स होते हैं वो शेम फील करते हैं अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेके। वो किसी के सामने कॉन्फिडेंटली जा नहीं पाते क्योंकि उनको लगता है कि हम तो अब इस काबिल ही नहीं रहे कि किसी को के साथ बातचीत कर सकें। तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट में आ जाती हैं। नेक्स्ट उसमें है एक और, आप विक्टिम सर्वाइवर से बात हुई थी, उसका आप इंटरव्यू देखें तो उसमें वो कहती है द सोसाइटी इज क्रूअल, पीपल स्टेयर एंड आस्क क्वेश्चंस अबाउट हाउ द इंसिडेंट हैपेंड, दे डोंट लेट यू फॉरगेट। हमारा सोसाइटी का अलमिया यही है, कोई छोटा सा मसला हो जाए तो हम बार बार सवाल करते हैं जी ये कैसे हुआ था, आपका नेक्स्ट का क्या है। आप अपनी एग्जांपल्स भी ले लेना। तो जब तक आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके रिश्तेदारों का फोकस ये होता है किस क्लास में है, आपके क्या मार्क्स आए हैं, इंटर में कितने मार्क्स लिए थे, मैट्रिक में कितने मार्क्स लिए थे। वो क्लियर हो जाए तो एफएससी में आके माँ बाप से आके एक ही सवाल होता है। आप टीनेज में खुद भी चिढ़ते होगे कि ये कोई भी रिश्तेदार आता है तो पहले मेरा क्यों पोस्टमार्टम एक किस्म का शुरू हो जाता है अम्मी, कि ये आके पूछते ही यही है कि आप क्या कर रहे हैं, आगे आपने क्या करना है। आप जॉब भी कर रहे होगे तो एक पर्टिकुलर सोसाइटी का पार्ट होता है वो आपसे पूछ रहा होगा जी कहाँ जॉब कर रहे हो, जॉब की नौयत कैसी है, सैलरी कितनी है। ये बहुत नॉर्मली सवाल है। खुद सोचो इतनी अच्छी चीजें होने के बावजूद ये सवालात आपको इरिटेट करने लग जाते हैं। तो वो जिस बंदी के साथ इतना बड़ा ट्रॉमा हो चुका है वो उस ट्रॉमे में कैसे वो तो फिर एक दफा जब उससे सिर्फ एक दफा ही पूछ लिया जाए कि जी आपके साथ ये कैसे हुआ था, वो तो फिर सारी चीजें दोबारा सोचने लग जाती है उसके से। वो तो वो वही कहती है कि भाई मैं तो भूलना चाहती हूँ लेकिन मुझे मुआशरा जो है वो भूलने नहीं देता। हमारी बहुत एक एग्जाम्पल भी है कि अल्लाह तो भूल जाता है, अल्लाह तो माफ कर देता है कि लेकिन जो इंसान होते हैं ना वो भूलने देते हैं और ना माफ करते हैं। तो वो पूछ के कि क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, आप हमें बताएं, तो उसमें ये बहुत सारी चीजें उसको आ जाती हैं। इकोनॉमिक हार्डशिप्स होती है, कहीं पे आपको जाहिर सी बात है कोई नौकरी करने के लिए बड़ी मुश्किल होती है, नौकरी हासिल करने के लिए आप मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। फिर डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द सोसाइटी, सोसाइटी से आप बिल्कुल अलग थलग फील करते हैं, आपको लगता है आप सोसाइटी का पार्ट ही नहीं है, आप सोसाइटी से कनेक्ट नहीं कर पाते। फिर फैमिली मेंबर्स के ऊपर आपके डिपेंडेंट हो जाते हैं। जाहिर सी बात है जब आप कोई वर्क नहीं कर पा रहे, कोई नौकरी नहीं कर पा रहे, अपनी कोई आपकी इनकम नहीं है तो आप फैमिली मेंबर्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर आपकी सेल्फ स्टीम बिल्कुल खत्म हो जाती है क्योंकि जब आपको लगता है कि आप वर्थलेस हैं, आपका कोई मकसद ही नहीं है इस दुनिया में, तो फिर आप अपने आप की सेल्फ स्टीम खत्म होती है, आप किससे बात भी नहीं कर पाते, आप उसको बता भी नहीं पाते कि मेरा क्या मकसद है। आपको डर होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर होता है कि बाद में इतना बड़ा ट्रॉमा होता है, उसके बाद उसके डिफरेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, वो डिसऑर्डर्स में जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एक और एसिड सर्वाइवर का है कि आई डोंट लुक एट माई सेल्फ लेट अलोन अदर्स लुक एट मी, आई डिडंट सी माई ओन फेस इन द मिरर फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि एक अरसा हो गया कि मैंने अपनी शीशे में शक्ल नहीं देखी, क्योंकि वो फिर शक्ल देखने से आपको याद आता है कि आप पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए हैं, और अब मैं मजीद जो है इसको सर्वाइव तो कर गई हूँ लेकिन अब मजीद मैं अपने आप को आईने में अपनी शक्ल नहीं देखना चाहती। तो उसमें वो यही है कि
फैमिली जो होती है वो आपको आउटकास्ट कंसीडर करी होती है, फ्रेंड्स, नेबर्स। आप खुद देख लें, इस किस्म का कोई सर्वाइवर होता है वो पहले देखना शुरू कर देते हैं, अच्छा इसको यहाँ भी चोटें लगी हैं, इसका ये निशान भी है। तो जितनी बड़ी भी आप सर्जरी भी करा लें, सर्जरी के बाद भी जो स्कार्स होते हैं वो जिंदगी भर खत्म नहीं होते, वो एक आपका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है, वो हमेशा रहते हैं। इस वजह से वो फिर बहुत लॉनलीनेस फील करते हैं। एक्सट्रीम केसेस में सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं। अगर कोई सपोर्ट ना हो, कोई फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स सपोर्ट ना हो, तो आप वो लोग जो सर्वाइवर्स होते हैं वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। उनकी एजुकेशन खत्म हो जाती है, जहाँ कहीं पढ़ रहे होते हैं उससे डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, वर्क कोई काम कर रहे होते हैं वो खत्म हो जाता है, होपलेसनेस, बेबसी सी फील करते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया, हम तो इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहे ना, जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। फिर इंस्टीट्यूट्स की अगर बात कर लें कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूट्स, एसिड सर्वाइवर फाउंडेशन जिसका मैंने आपको बताया कि ये काम कर रही है, पूरी स्टैटिस्टिक्स इनके पास है, ये देख रहे हैं कि क्या इंक्रीजिंग ट्रेंड है, क्या डिक्रीजिंग ट्रेंड है वो। उसके बाद स्माइल अगेन फाउंडेशन, ये डिप्लेक्स ब्यूटी सलून की जो मुसरत मिसबा ऑनर है उनका है स्माइल अगेन फाउंडेशन। उनका ये एक सर्वाइवर के लिए ही ये एक कोट है कि स्माइल अगेन, चले जो हो गया वो हो गया, अब आप एक तरह से दोबारा जिंदगी शुरू करें। फिर वायलेंस अगेन वुमेन सेंटर्स, जैसे मुल्तान में भी है हमारे जो ये वायलेंस अगेन वुमेन सेंटर है, वॉक हैं, ये भी काम कर रहे हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी करते हैं, बाकी भी उनको कोई काम दिलवाने में, किसी ना किसी तरह का स्किल सीखने में पूरी अपनी मदद करते हैं। अब अपनी स्लाइड को मैं नेक्स्ट इसमें रखूंगी कि कोई भी सर्वाइवर जिसके साथ ये एसिड अटैक हो जाए, उसके लिए गवर्नमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो उसके लिए कोई काम करे, ताकि वो एक तरह से अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकें। उन्हें ये फील ना हो कि हमारी कोई वर्थ नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। उनको दोबारा जिंदगी गुजारने के लिए जो है ना, गवर्नमेंट को नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ मिलके काम करना चाहिए, ताकि वो अपने इमोशनल ट्रॉमा और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से निकल के उनको सपोर्ट मिले और वो अपनी जिंदगी दोबारा गुजारने की कोशिश कर सकें। एक जिंदगी गुजारना तो वो भी एक कमरे में भी बैठ के तो वो गुजार रहे हैं, उस तरह नहीं, पूरी एक भरपूर जिंदगी की आप मुआशरे से भी इंटरेक्ट करें, आपकी जिंदगी भी हो दोबारा से है। तो ये एंड इसको इसके साथ करते हैं कि ब्यूटी शुड नॉट बी पनिशमेंट, लेट्स सपोर्ट सर्वाइवर्स ऑफ एसिड अटैक्स एंड हेल्प देम रीबिल्ड देयर लाइव्स। थैंक यू सो मच। ये मेरी